हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एजू सेंटर। चलो आज आगे बढ़ते हैं जीवन में एक नए चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गुजसेट सुपर एमसीक्यू सीरीज में हम गिनने वाले हैं 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बराबर है, एक एक करके गिनेंगे, लेकिन जब भी क्वेश्चन डिस्प्ले पर आए पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद गिनने का ट्राई करो। जो आ जाता है तो ठीक है, टैली करके आगे बढ़ो आंसर, नहीं तो फिर पूरी मेथड देख सकते हो। चलो बिना कोई टाइम लॉस किए आगे बढ़ते हैं फटाफट। पढ़ो। The electromagnetic waves in the range of wavelength from 3 millimeter to 100 centimeter are used for the purpose of satellite communication. The range of frequencies corresponding to this range of the wavelength is, हमने सिंपल पढ़ा, c is equal to lambda into nu. c is a speed of wave, and in vacuum for electromagnetic wave it is speed of light. लैम्बडा है वेवलेंथ, न्यू फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो वी नीड फ्रीक्वेंसी, देन वी कैन से न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। ओके चलो, तो हमारे पास दो वेवलेंथ है। सबसे पहले कौन सी है, 3 mm, जिसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी गिन लेते हैं। सी की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 इंटू 10⁸। लैम्बडा क्या दिया है, 3 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 10⁻11 हर्ट्ज। यहां पर 11 तो नहीं दिया है, सब मेगा में दिया है, तो इसमें मेगा अलग करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं 10⁵ और 10⁶ अलग करता हूं हर्ट्ज, तो इसको हम ले लेते हैं मेगा, 10⁵ मेगा हर्ट्ज। सिमिलरली लैम्बडा 2 हमारे पास कौन है, 100 सेंटीमीटर, जो है 1 मीटर। फिर से इसको करेंगे तो ν2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸1। इसको भी मेगा में लाना है, तो हम 10⁶ हर्ट्ज को सेपरेट करेंगे, तो ये मेगा हो गया। क्या आ गया आंसर, 300 मेगा हर्ट्ज। कहां पर ऐसा आंसर, तो द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 300 मेगाहर्ट्ज टू 10⁵ मेगाहर्ट्ज। सेकेंड, एस्ट्रोनॉट हैव फाउंड दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ, देखो ये फिर से लैम्बडा दिया है, आर कंटिन्यूअसली रीचिंग द अर्थ सरफेस। द फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट यार, अभी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, इसको गिन लेंगे तो 3 इंटू 10⁸, और ये 21 सेंटीमीटर, तो 0.21 मीटर हो जाएगा। भाई इसको ठीक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 0.07 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 10/7 मतलब 1.43 और एक 0 यहाँ पर दे देंगे तो 10⁹ हर्ट्ज हो जाएगा। तो इतने गीगा हर्ट्ज आंसर आने वाला है, मतलब आपका आंसर आ गया ए, 1.43 गीगा हर्ट्ज। सही है। नेक्स्ट, if Vg, Vx and Vm are the velocities of gamma rays X-ray microwaves, see here all are electromagnetic waves respectively in space। भाई सबकी स्पीड हमको कहां पे दी है, स्पेस में, वैक्यूम में दी है। ओके, तो सबकी स्पीड, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सभी लाइट की स्पीड से जाएंगे, तो सबकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। फोर्थ, if mu be the relative permeability and k is the dielectric constant of a given medium, then the refractive index of the medium is। भाई हमने कुछ लिखा था, c इज इक्वल टू हमने लिखा था अरे 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 c जो हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, हमने लिखा था यहाँ पे μ0 एप्सिलॉन नॉट। कोई मीडियम है जिसमें परमिएबिलिटी म्यू है, परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो वहां पे v ये लिख सकते हैं। ओके, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा c/v। इसके अपॉन ये करेंगे तो अंडर रूट ये लिखेंगे 1/μ0 एप्सिलॉन 0 अपॉन 1/μ एप्सिलॉन, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा μ/μ0 और यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं μr रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसकी जगह पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k लिख सकते हैं। कहाँ पर है ऐसा आंसर, μrk, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर आपका आंसर ए आ जाएगा। सही है, सही है। फिफ्थ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई वेक्टर की वैल्यू पूछी है इन मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू दिस मच। भाई ई वैल्यू आपको दिया है और आपको बी फाइंड करना है। क्या था रिलेशन ई और बी के बीच में, भाई ई इज इक्वल टू बी सी। आपको बी फाइंड करना है तो वो आ गया E/c। ई कौन है बच्चों, 18। सी कौन है, 3 इंटू 10⁸ हो गया, तो यहां पे हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। है कहां पर ऐसा आंसर, हाँ तो हमारे पास है ये वाला, सिक्स्थ वाला। An electromagnetic wave passing through the space is given by equation
E zero sin omega t minus kx and B is equal to B naught sin omega t minus kx. Which one is the true? चलो यहां पे देखते हैं भाई, यहां पर E जीरो है, B जीरो है, ओमेगा है, K है। हमने पढ़ा था स्पीड लाइट की ये होती है लैम्बडा इंटू न्यू। भाई इसको लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता है 2 पाई न्यू अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्बडा। मैंने क्या किया, न्यू को न्यूमरेटर में रहने दिया, लैम्बडा को डिनोमिनेटर में भेजा, ऊपर 2 पाई नीचे 2 पाई से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर देखो ओमेगा हो गया, नीचे कौन हो गया, के हो गया। वैसे ये फॉर्मूला भी हमको क्लियर होनी चाहिए कि C इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, बट अदर इक्वेशन इज E जीरो अपॉन बी जीरो, है ना, C की जगह पे लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा आने वाला है। यहाँ पे कंपेयर करो कौन सा सेट हो रहा है, तो ये सेट हो रहा है E जीरो के इज इक्वल टू बी जीरो ओमेगा, आ गया, सिंपल है। 7. A plane electromagnetic wave is traveling along the x direction. The electric field vector at an arbitrary point at a time is E is equal to आपको दिया है, E वेक्टर दिया है और आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अगेन यही है, B is equal to E by C। E की वैल्यू है 6.3, C आपको मिल जाएगा, पता है आपको, तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁸। तो कहां पर ऐसे पे, ऐसे दो आंसर है, एक ये भी है एक ये भी है, लेकिन आप देख सकते हो कि E जो है वो J डायरेक्शन में है और वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके बराबर होगी, E क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी, E क्रॉस B। तो E आपका J डायरेक्शन में है, जो मूव हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो कंपलसरी B आपका K होना चाहिए, तो तब जाके J क्रॉस K इज इक्वल टू I आ जाएगा। तो हम यहाँ पे K कैरेट लिख सकते हैं B वेक्टर की तरह, बराबर है। तो यहाँ पे आंसर कौन बैठेगा अपना, A वाला। 8. Two opposite charged particle oscillate about their mean equilibrium position in free space with the frequency of 10⁹ hertz. The wavelength of the corresponding electromagnetic wave produced is। बस समझो हमने क्या पढ़ा, जब चार्ज ऑसिलेट करेंगे तो जितनी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहे हैं उतनी फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करेंगे। तो यहां पर जो रेडिएशन की जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन मतलब वेव जनरेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, और जो फ्रीक्वेंसी ये है तो लैम्बडा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं न्यू बाय C बाय न्यू। ये हो गया 3 इंटू 10⁸, न्यू आपके पास है 10⁹, तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.3 मीटर आंसर आ ही जाएगा, सही है। नेक्स्ट, The RMS value of electric field of radiation coming from the sun is this। भाई ये आपको E RMS वैल्यू दी है, इसके यूनिट्स आपको पता भी चल जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। आपको चाहिए रेडिएशन डेंसिटी, बट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, डेंसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E RMS स्क्वायर। वैसे देखने जाए तो ये फॉर्मूला पूरा ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी, इसको बोलते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E RMS स्क्वायर, और इसको बोलते हैं B स्क्वायर मतलब B RMS स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। लेकिन जब हम सारे मैग्नेटिक टर्म्स को इलेक्ट्रिक टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों सेम आते थे, इसीलिए ये दोनों सेम है तो इसको निकाल देता हूं और इसका डबल कर दूंगा, तो आपको यहां पे डेंसिटी मिल जाएगी एप्सिलॉन 0 E RMS का स्क्वायर, सही है, ओके। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये जो है वो कौन है, वो तो आरएमएस वैल्यू है, ओके, तो कोई चिंता की बात है नहीं, तो फिर इसको क्यों लिखे भाई, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट हो गया 8.85 इंटू 10⁻12, ये आपका हो गया 720 का स्क्वायर, सही है। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, मैं मोबाइल यूज कर लेता हूँ, चलो, है ना। तो अभी कौन है बच्चों, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 720, 458, ओके, 2 0 यहाँ पे कट कर दूंगा, मतलब 458 वाला आंसर आ रहा है। देखो भाई ये आगे आ रहा है कुछ, लेकिन यहाँ पर ऐसा एक ही आंसर है, तो आप पावर सेट कर सकते हो गया। नेक्स्ट 10, at a room temperature if the relative permittivity of water be 80, relative permittivity मतलब इसको एप्सिलॉन आर बोलो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो, वो 80 दिया है। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर आपको दिया है 0.022। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, जो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
वेव कोई किसी n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में से जा रहा है तो उसकी स्पीड होगी c बाय n। चलो c को तो c रखो, लेकिन n की जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट म्यू आर के लिख सकते हैं। c क्या है 3 इंटू 10⁸ म्यू आर। भाई म्यू आर कौन है? म्यू आर है आपका 0.022 और ये हो गया 80। चलो यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ कर लें। यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो में इसको दे देता हूं तो 0.22 आ गया, तो ये शायद होगा 176। एक जीरो में यहाँ पे दूंगा तो पॉइंट, तो मतलब 1.76 आएगा, 1.76 आएगा ये, है ना, 2 जीरो कट कर लिया मैंने। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेंगे तो 3 इंटू 10⁸। देख लो बच्चों, कैलकुलेटर तो है नहीं तो फिर से एक बात करते हैं। चलो यहां पर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अरे 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 अरे, रूट 176 करना है तो 13.2 आ रहा है, मतलब 1.32 कर सकते हैं। ये हो गया 1.32 और इसको डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1.32, 2.27, मतलब उसके आजू बाजू वाला आएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला सी वाला आंसर लिख सकते हैं, है ना। चलेगा, आप कैलकुलेटर से ठीक से कर लेना। अभी इतना मेरे पास आंसर आ रहा है, बरोबर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होते हैं, नॉन मैकेनिकल और ट्रांसवर्स। कहां पर ऐसा नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स, कहां पर ऐसा लिखा हुआ, तो वो डी में लिखा है, नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अरे फिर से भाई, सी का फॉर्मूला क्या है, 1/√ε0 म्यू 0 एप्सिलॉन 0, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं E0/B0। चलो इसको ठीक से देख लो कौन सा आंसर सेट हो रहा है। भाई इसको देखो तो कौन सा आंसर सेट हो रहा है, तो B0 इज इक्वल टू दिस, ये आंसर अपना सेट हो गया। इसको सामने भेजो, इसको यहां पे भेजो तो ये आंसर आ जाएगा। 13, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इज दिस। भाई फ्रीक्वेंसी दी है तो वेवलेंथ, अरे यार बार बार एक बार लगातार यही आंसर, तो ये हो गया C इंटू 10⁸ और फ्रीक्वेंसी है 10⁴, 3 इंटू 10⁴, आपका आंसर आ जाएगा। 14, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन। भाई यहां पे ध्यान रखना, 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, उसको तो हम C बोलते हैं। जो C है तो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन होगा L1T-1। लेकिन यहां पर गौर कीजिएगा, ये स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहां पर इसका स्क्वायर होगा तो L2T-2 होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं ये। कई बार इसका उल्टा देंगे, भाई इसका उल्टा देंगे तो क्या करोगे, L-2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। 15, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू, पूरी दुनिया को पता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेट डायरेक्शन कौन सी होती है, E क्रॉस B। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई देखो बी की मैक्सिमम वैल्यू B0 दी है आपको 300 नैनो टेस्ला, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमको पता है E0 इज इक्वल टू B0C। ये हो गया 300 नैनो मतलब 10⁻⁹, और C आपके पास है 3 इंटू 10⁸। ये पावर कट हो गई तो 33 वाला आंसर अपना आ ही जाएगा, और ये पावर नहीं करते तो भी पता चलता 3 9 डिजिट वाला एक ही आंसर है। 17, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। पे देखो, परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर दिया है, परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है वापस, तो n इज इक्वल टू √μr लिख सकते हैं। म्यू आर आपके पास हो गया 22.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये हो जाएगा 2.25 का स्क्वायर रूट जो होता है 1.5, तो आप सी आंसर लिख सकते हो। 18, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपोगेटिंग थ्रू द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच। भाई फ्रीक्वेंसी दी है और आपको लेंथ पूछा है, फिर से एक के एक क्वेश्चन आ रहे हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू C/ν 3 इंटू 10⁸ अपॉन 8.2 इंटू 10⁶, तो यहाँ पे कर सकते हैं 300 डिवाइडेड बाय 8.2, क्या हो सकता है 8 4 32, मतलब 4 से थोड़ा अंदर आएगा, मतलब ये आंसर आ रहेगा। मान लो कि ये 4, मान लो कि यहाँ पे 32 होता 320 और 8 होता तो क्या आंसर आता 440 आता, लेकिन ये उससे 320 से थोड़ा कम है, ये 8 से थोड़ा ज्यादा है, तो आपका आंसर ऑब्वियसली 40 से तो कम ही आएगा, ऐसा एक ही आंसर है। 19, एन एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑफ द अर्थ सरफेस इज दिस। भाई इंटेंसिटी दिया है देखो 1400
watt per meter square. How much pressure exerts on the earth surface? याद रख लो भाई, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, I इज इक्वल टू रो सी। एक अंदर की बात बोलूं तो यहाँ पे जो प्रेशर, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थ की सरफेस पे गिरेंगे तो सरफेस को कुछ मोमेंटम देंगे, उसके कारण सरफेस पे कुछ फोर्स लगेगा और उसको हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर मिलेगा। लेकिन वो सब कैलकुलेट आप करोगे तो आपको यही मिलेगा कि प्रेशर जो है वो डेंसिटी के बराबर ही होगा। एनर्जी डेंसिटी जो होगा उसके बराबर ही आपको प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी पूछी है तो रो इज इक्वल टू आई बाई सी। ये हो गया 1400, ये 3 इंटू 10⁸। चलो 0 दो यहाँ पे कवर करूंगा तो 10⁻⁻6 हो गया, और 14/3 मतलब 3 4 12 और 2/3 मतलब 4.666, 4.67 वाला आंसर आएगा। मतलब ओह, सभी तो वही थे, मुझको तो सिर्फ पावर सेट करनी थी। चलो 1920, in a plane electromagnetic beam intensity is given by, what is intensity? Intensity is equal to 4 watt per meter square. Now the amplitude of electric field, amplitude मतलब maximum value पूछा है। ओके, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? रो सी। रो की जगह पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 ERMS का स्क्वायर इंटू सी। लेकिन हमको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो E0/√2 का स्क्वायर कर देंगे इसको, क्योंकि ERMS वैल्यू मैक्सिमम की √2 पार्ट की होती है। तो ये हो गया एप्सिलॉन 0 E0²/c/2, जो I हो गया इंटेंसिटी। इसको चाहिए तो E0² को सब्जेक्ट बना देंगे तो 2I अपॉन एप्सिलॉन 0c। 2 I क्या है? 4। एप्सिलॉन नॉट कितना? 8.85 इंटू 10⁻12, और C कितना है आपका? 3 इंटू 10⁸8। पावर सेट कर ले तो ऊपर जाएगा तो 10⁴ हो जाएगा पावर, और वैल्यू करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 2 × 4 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 8.85 डिवाइडेड बाय 3, ये होता है 0.3 दिया है आपको। तो ये आपको E0² मिल गया। चलो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और यहाँ पे इवन पावर है तो निकल ही जाएगा, या तो फिर इसको बोल दो 3000 का स्क्वायर रूट ले लो। 54.77 मतलब E0 आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 55। कहां पर ऐसा आंसर? ओके, तो हमारे पास है बी आंसर। 21, रेडिएटेड रेज ऑफ मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। भाई कौन है जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, जो अंदर तक घुस जाएंगे? तो वो है हमारे गैमा रेज। याद रखो कौन है? गैमा रेज। 22, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच लाइट हैज लोएस्ट वेवलेंथ। चलो हम लिखते हैं रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा। अरे अल्ट्रा रह गया, तो यहां पे अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रेज। तो लैम्बडा आर सबसे बड़ा होगा और लैम्बडा गामा सबसे छोटा होगा। याद रखो इसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगी रेडियो की, और गामा की सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो लॉन्गेस्ट कौन होंगे? रेडियो वाले। तो कहां पर है? नहीं, लोएस्ट पूछा है हमको। पहले लोएस्ट पूछा है तो आंसर क्या आएगा? गामा रेज। उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी देखने जाए तो गामा की सबसे ज्यादा होगी, और रेडियो की सबसे कम होगी। याद रखना। और हमको पता है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/λ, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। 23, इन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड रडार्स माइक्रोवेव आर यूज्ड बिकॉज। क्यों होते हैं माइक्रोवेव, क्यों यूज होते हैं? तो भाई इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहां पर? इसको लिए हमको कहां पर जाना पड़ेगा? तो आप समझो रडार सिस्टम जो होती है, रडार वो किसी पोजीशन को फिक्स करने के, किसी का कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन फिक्स करने के लिए यूज होता है कि भाई वो कौन सी डायरेक्शन में से आ रहा है, कितनी साइज है, वो सब के लिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो भाई सभी ये प्रोपोगेट फास्ट वो तो नहीं, क्योंकि सभी वेवलेंथ की सेम ही है। वेवलेंथ काफी छोटी है, नहीं भाई ये तो बड़ी लंबी वाले वेवलेंथ वाले हैं, है ना? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि भाई लैम्बडा बाय डी रेशियो जो जनरली डिफ्रैक्शन होता है वो यहाँ पे होना चाहिए, है ना? तो याद रखो इसकी वेवलेंथ यहाँ पे
क्या होती है, ज्यादा होती है इसकी वेवलेंथ कंपेयर टू रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन और उसमें, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसका इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा होगा। 24 पढ़ो ध्यान से, कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इन असेंडिंग फॉर्म। मतलब यहां पे पूछा है फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग फॉर्म में करना है, मतलब स्ट्रॉन्गर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वेव्स उतने स्ट्रॉन्गर होंगे, तो हमको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, असेंडिंग। तो जो सबसे कम एनर्जी वाले हैं वो पहले आएंगे, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, उससे स्ट्रॉन्ग, उससे स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी आपको असेंडिंग होगी तो वेवलेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम वो सबसे पहला आएगा, सबसे पहला, सॉरी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम वो सबसे लास्ट आएगा और वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो पहला आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, तो इसकी वेवलेंथ इससे थोड़ी ज्यादा होती है, यूवी की इससे कम और एक्सरे के सबसे कम। तो इसका फ्रीक्वेंसी निकाल दे तो फ्रीक्वेंसी में उल्टा हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, तो यूवी और ये न्यू एक्स हो जाएगा। तो ओके, फ्रीक्वेंसी यही असेंडिंग फॉर्म में आ गई, बराबर है। बाकी देख लो, नहीं होगी तो यही आ गया, तो फिर तो और तो कोई होगा नहीं। चलो 25, ओजोन लेयर एब्सॉर्ब्स, भाई ओजोन लेयर किसको एब्सॉर्ब कर रहा है, पता है पूरी दुनिया को, अल्ट्रावायलेट रेज। 26, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रेंज 3 × 10⁻³ मीटर एंड 1 मीटर wavelength are used communication system by artificial satellite, find the range of frequency। देखो हमने अभी ये गिना, जो फर्स्ट वाला आपका था, रेफरेंस ले लो फर्स्ट एमसीक्यू, उसमें सिर्फ इसको 3 mm बोला था और उसको 100 सेंटीमीटर बोला था, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ये करके लिखी है, मतलब आंसर तो वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। 27, in case of electromagnetic wave which of the following has average value 0। हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स जो हार्मोनिक फंक्शन होता है साइन कॉस के, तो ओवर द वन साइकिल, ओवर वन टाइम पीरियड, साइन और कॉस दोनों की एक एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे ई लिख सकते हैं, ई होगी E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी ये भी वही होगा, यहाँ पे साइन कॉस कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं ना ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये टाइम वेरिएंट है, एक एवरेज पे लोगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी। देखो यहाँ पे गलती है थोड़ी, 2 आंसर है, बरोबर है। चलो 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे लंबे वाले तो कौन है, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। 29, डायमेंशनल फॉर्मूला 1/μ0ε0 फिर से आया, आगे यूनिट पूछा था, L/T लिखते थे, यहाँ पे 1/μ0ε0 हो गया कौन, c², और वो करेंगे तो L1T1 -1 की स्क्वायर, तो L2T-2 हो जाएगा। 30, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन प्रोड्यूस करेगा, तो एक तो ऑसिलेटिंग चार्ज कहां पर है, या तो एक्सेलरेटेड चार्ज, तो यहां पर दिया है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, एक बार कुछ सेट में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, भाई इंटेंसिटी जो होती है उसका यूनिट होता है, याद रखो, वॉट पर मीटर स्क्वायर, पावर अपॉन एरिया, तो इसका डायमेंशन जो लिखने जाएंगे तो वॉट होता है m1 L2T-3 और ये L2 लिखेंगे नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 L0 T-3, कहां पर है ऐसा आंसर, तो हम C में लिख सकते हैं, मैं थोड़ा AC इंक्रीज कर देता हूं। चलो नेक्स्ट, इफ अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर देन इट्स टेम्परेचर विल बी लेस। याद रखो हमने ये सारा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो टाइप्स है रेडियो से लेके गैमा तक, उसमें सारे यूजेस, उसकी एप्लीकेशंस, वो सब कुछ लिखा है, रेंज, उसमें एक ये भी लिखा था कि इंफ्रारेड आर यूज्ड फॉर ग्रीन हाउस विच मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, है ना। हाँ, तो याद रखो कि हमारे आजू बाजू एटमॉस्फेयर है, इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है दिन रात के दरमियान। लेकिन मान लो कि जो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो दिन में जितने भी रेज आएंगे वो रात को चले जाएंगे, तो एकदम ठंडा हो जाएगा, इसके लिए टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। 33,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज दिस। भाई फ्लक्स बोला है तो आपको जनरली पता नहीं चलेगा कि कौन सी डेंसिटी है, क्वांटिटी कौन सी है, लेकिन यहाँ पर यूनिट देख के लगा सकते हो कि ये आपको इंटेंसिटी दी है। तो इंटेंसिटी है आपके पास 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। हाउ मच पावर सुपरपोज्ड ऑन द रूफ ऑफ डायमेंशन दिस। भाई रूफ का डायमेंशन आपको दिया है 6/30 मीटर का, तो वो हो गया 180 मीटर स्क्वायर। तो आपको पावर चाहिए, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, पावर अपॉन एरिया। तो पावर हो गया I इंटू ए। आई कौन है बच्चों, 10⁻³ और ये हो गया 180। 2 पॉइंट कवर कर लो तो आपका आंसर सी सेट हो जाएगा। 34 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव waves of the frequency this much are propagating from source, what will be the wavelength। अरे खुद गिनो यार, मैं नहीं करवाने वाला, ये तो मैं नहीं करवाने वाला। c इंटू 3 इंटू 10⁸ रखो और नीचे रख दो 8.196 इंटू 10⁶। ये ऑलमोस्ट 300 अपॉन 1.896 हो जाएगा। फिर से यही आंसर आएगा, देख लेना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ 10⁷ भाई ये कौन है, रेडियो वेव्स है, ये रेडियो वेव्स है। ये कौन है, एक्सरेज है, याद रखनी पड़ेगी ये सारी वैल्यू। और ये कौन है, तो ये विजिबल है, विजिबल। विजिबल की ये रेंज होती है, मतलब कहां पर है ऐसा, रेडियो, एक्सरे एंड विजिबल, याद रखो ये वेवलेंथ की रेंज। 36 कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 2 पिकोफैराडे। भाई सी आपको दिया है 2 पिकोफैराडे, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻12 फैराडे। चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर चेंजिंग विथ द रेट ऑफ दिस। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, लेकिन यहां पर गौर करेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है। देखो वोल्ट पर सेकेंड, तो ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो चेंज रेट ऑफ पोटेंशियल dV/dt आपको दिया है, क्या दिया है, 10⁻12 वोल्ट पर सेकेंड। So the displacement current, we know that for capacitance Q is equal to CV. Here V is changing with time, so derivating this equation by time both side, so this will be dQ by dt. C is constant, it is dV by dt. Now derivation of charge with respect to time gives displacement current between the two plates of capacitor. C आपको दिया है 2 इंटू 10⁻12 और ये आपके 10⁻12, ये दोनों निकल गए तो आपका आंसर आ गया 2 है ना एम्पियर। 37 एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। याद रखो ऑसिलेटिंग भी चलेंगे, एक्सेलरेटेड भी चलेंगे, बरोबर है। जब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है या तो एक्सेलरेट हो रहा है तो वो एनर्जी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब रेस के फॉर्म में। ओके आगे जाते हैं, कहां गया, 38 व्हेन रेज ऑफ लाइट एंटर्स इन वाटर फ्रॉम एयर टू वाटर फ्रॉम एयर, तो विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज। भाई हमको पता है ना, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। व्हाई, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। सोर्स जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी से वेव जनरेट करेगा। फिर वो कोई भी मीडियम में जाए, वो तो सिर्फ सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, ये दोनों चेंज होंगे। 39 अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स पोस्टुलेट on changing electric field what is produced। अरे according to Maxwell postulate on changing electric field what is produced, तो यहां पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट तो नहीं लिखा है, और करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो मेरे हिसाब से यहां पे उनको डिस्प्लेसमेंट करंट जैसा देना चाहिए था, बराबर चलेगा, या अभी तो मैग्नेटिक फील्ड लिखो। 40 the sun is emitted, ये क्या लिखा है, the sun emits electromagnetic energy with rate this। भाई सन में से जो पावर आ रहा है वो है 3.9 इंटू 10⁻25 वॉट। इट्स रेडियस इज दिस। भाई सन की आपको रेडियस दी है 6.96 इंटू 10⁸। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन सोलर सरफेस विल बी। भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, पावर अपॉन एरिया। पावर को P रख दो और एरिया को लिख देंगे 4πr², है ना, सन स्फेरिकल शेप में है, तो पावर हो गया 3.9 इंटू 10⁻25, 4π मतलब 3.14, और रेडियस आपके पास है 6.96, को 7 भी ले सकते हो चलेगा,
इंटू 10⁸ का स्क्वायर। चलो इसको ठीक करें थोड़ा, कैलकुलेटर निकालो। 3.9 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 6.96 0.00666667 जैसा आ रहा है कुछ। देखो भाई कैलकुलेटर से, मेरे से तो गलती नहीं हो रही है ना कुछ। चलो देख लेते हैं फिर से एक बार। 3.9 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 6.96 डिवाइडेड बाय 6.96। हाँ 64 वाला आंसर आ रहा है, मेरे से गलती हो गई थी कुछ, ये आंसर आ रहा है। देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। 41 द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अरे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से आ गया यहाँ पे? क्या बात, क्या बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो तो C/V, M0 L0 T0 उसका डायमेंशन होता है। यहां पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है भाई, कोई भी यहाँ पे जीरो होने वाला नहीं है। ये बंदा भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी गलती हो चुकी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो याद रखो ये बी वाला आंसर आएगा, एप्सिलॉन नॉट। मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन में देखोगे तो ये फॉर्मूला था। 42 गिव द डायमेंशनल फॉर्मूला परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। भाई वैक्यूम की परमिएबिलिटी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे तो m1 L1T -2 अपॉन A2, ऊपर ले जाओगे तो m1 L1T -2 A -2। 43 गिव द नेम ऑफ डिवाइस फ्रॉम विच विजिबल लाइट इज प्रोड्यूस्ड। भाई विजिबल लाइट कौन प्रोड्यूस करेगा? इनकंडेंसेंट लैंप। ये तीनों माइक्रो प्रोड्यूस करेंगे। ये तीनों कौन प्रोड्यूस करेंगे? माइक्रो प्रोड्यूस करेंगे, क्लाइस्ट्रॉन, घन डायोड एंड मैग्नेट्रॉन। 44 फॉर कम्युनिकेशन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड बाय सेल्यूलर फोन। भाई सेल्यूलर फोन जो यूज करते हैं वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव यूज्ड बाय माइक्रोवेव ओवन टू कुक। तो वो फूड के लिए 0.951 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.43 गीगाहर्ट्ज यूज करते हैं। देखो अभी थोड़ी रेंज याद कर लो, मैं आपको शो करता हूं यहाँ पे थोड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लो। फ्रीक्वेंसी रेंज ये आपको काम आएगा, इसको इग्नोर मत करना। फ्रीक्वेंसी रेंज तो समझो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो हम यूज करते हैं उसमें 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज जो होता है वो एफएम रेडियो स्टेशन के लिए होता है। 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 900 या 890 चल सकता है, तो तब तक हम टीवी सिग्नल्स को करते हैं। 550 किलोहर्ट्ज से लेके 1700 या 7170 किलोहर्ट्ज तक हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड रेडियो मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, एएम रेडियो मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, बराबर। चलो और कुछ, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जाएंगे तो 4 गीगाहर्ट्ज से लेके 6 गीगाहर्ट्ज की जो रेंज होती है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए होती है, जो कि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है तो ये शायद ना आए, लेकिन ये वैल्यू सारी याद रखना सही है। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो भी थोड़ा याद रख ले। 10⁸ मीटर से लेके 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर तक जो होंगे वो रेडियो होंगे। 1 मिलीमीटर से लेके, मतलब इसको लिख सकते हैं 10⁻³ से लेके 10⁻³ से लेके 10⁻⁴ तक, ये जो है वो माइक्रो लिख सकता है। देखो यहाँ पे कोई शार्प बॉर्डर नहीं है कि भाई ये रेडियो ये माइक्रो, लेकिन यहाँ तक रेंज गिन सकते हैं। 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁶ तक ये सारी रेंज है, उसको इंफ्रारेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंफ्रारेड हो जाएगा। 10⁻7 ऑर्डर के जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, विजिबल। और 10⁻7 से लेके 10⁻8 तक के जो होंगे वो यूवी रेज होंगे। 10⁻9 से लेके 10⁻11 एवरेज 10⁻10 पकड़ लो तो वो आपके एक्सरे होंगे। और 10⁻12 से लेके 10⁻15 मीटर तक के जो होंगे वो गामा रेस होंगे। ये रेस आप समझ लो, इतना आपको क्लियर होना चाहिए।
तो आपको यहाँ पे ये जो पीछे दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पूरा जो कैलकुलेशन से हट के पीछे जो सातों सात वेव के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी है, वो थियोरेटिकल पूरा दिया है, वो सब कुछ आपको याद रखना है। उसके यूजेस आपको याद रखने हैं, सपोज मैं रेडियो वेव्स की बात करूं तो भाई रेडियो वेव्स के लिए क्या था, रेडियो वेव कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, है ना, रेडियो वेव कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। उसके डिफरेंट टीवी सिग्नल जो सिग्नल को भेजने के लिए होता है, तो वो पूरी रेंज आपके पास है। माइक्रोवेव किसके लिए यूज होता है, तो हमने पढ़ा था जो माइक्रोवेव है वो रडार सिस्टम में यूज होते हैं, स्पीड गन में यूज होते हैं, टेनिस सर्विस, कोई स्पीड मेजरमेंट करनी है, बरोबर, तो वो सब में यूज होता है माइक्रोवेव। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव यूज होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है। फूड कुकिंग के लिए माइक्रोवेव ओवन में ये होता है, याद रखो। फिर हमने पढ़ा था इंफ्रारेड। भाई इंफ्रारेड जो होता है उसको बोलते हैं हीट वेव्स। क्या बोलते हैं, हीट रेज, क्योंकि वो अर्थ की सरफेस पे हीट को मेंटेन करता है। हर एक टेम्परेचर वाली बॉडी अपने में से इंफ्रारेड एमिट करती है और उसकी प्रोपोर्शन ज्यादा होती है जो हीट मेंटेन करेगी, इसलिए इसको हीट वेव बोलते हैं। इसके बहुत हीट थेरापी के लिए हम यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग के लिए मतलब हमारे घर में टीवी है, एसी है, वो सब के लिए हम इंफ्रारेड यूज कर सकते हैं, सी है ना। तो बहुत सारे यूजेस है। फिर विजिबल रेस की तरफ आ जाएंगे। विजिबल रेस से हम देख सकते हैं। यूवी रेस की बात करें तो यूवी रेस के भी बहुत यूजेस है, लेकिन वो हमने कुछ उसका थियरी पढ़ा था कि भाई यूवी रेस की ज़्यादा होगा तो वो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं जो स्किन को ब्लैक करते हैं, है ना, वो सब हमने पढ़ा था। यूवी वाटर प्योरीफायर होता है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। लेजिक सर्जरी के लिए, आइज की जो ट्रीटमेंट होती है लेजिक सर्जरी, उसके लिए भी हम यूवी रेज यूज़ करते हैं। ये सब यूनिट ये आपको पढ़ना है। मानो कि एक्सरे है तो एक्सरे के लिए, फ्रैक्चर के डिटेक्शन के लिए हम कर सकते हैं, कुछ ट्यूमर्स के लिए हम भी कर सकते हैं, बराबर। तो ये है, एक्सरे की बात हुई। फिर गामा रेस की बात हुई तो ये आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फिशन करवाना है आपको, या तो फिर ट्यूमर, कैंसर की ट्यूमर है उसको थेरापी जो होती है उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, कौन सी थेरापी बोलते हैं उसको, तो वो थेरापी के लिए यूज होता है। कीमोथेरापी जो करते हैं उसमें, है ना। तो रेडियोथेरापी जो बोलते हैं वो सबके लिए यूज करते हैं। तो ये सभी आपको उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका सोर्स याद रखो। सभी वेव्स का क्या करोगे, एक तो सोर्स आपको पता होना चाहिए किसमें से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज आपको पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रेंज, फिर उसके यूजेस क्या है वो आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। तो ये सब आप ये चैप्टर में से करो, वहां से एक पक्का क्वेश्चन आएगा, वन क्वेश्चन पक्का यहां पे से आने वाला है, बरोबर। तो हमको क्या है, कई बार कैलकुलेशन आ जाती है, लेकिन ऐसे थियोरेटिकल जो होंगे कई बार हम नहीं कर पाते, उसमें से एक मार्क चला जाता है अपना, और पूरा और एक पॉइंट 25 लेके जाएगा, बरोबर है। तो गिनते रहो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलते हैं। ओके, खत्म हो गए। मैंने 45 ही लिए थे, एकदम इजी चैप्टर है, बेसिक फॉर्मूला है सब में, बरोबर। तो आप इसको करो ध्यान से, इसके 2 या 3 एमसीक्यू आएंगे, सब आपको आने चाहिए। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 लेके, ऑप्टिक्स। उसमें तो 80 to 90 एमसीक्यू है, जिसके मिनिमम 3 to 4 एमसीक्यू आ सकते हैं। तो ध्यान रहे, तब तक के लिए इसको करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।